हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर चालू कर रहे हैं। आई होप आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अब अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, ठीक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? नाम से ही पता चलता है। थर्मो मतलब थर्मल। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सब के सब थर्मल के अंदर में आता है। तो हीट में जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हम लकड़ी जला रहे हों, चाहे रूम का टेम्परेचर की बात हो, ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़, चाहे गाड़ी जो हो रही चल रही है वो आपका हीट से चल रही है। पुराने टाइम पे जो हमारे इंजन्स होते थे रेलवे के, वो भी हीट इंजन, जिसको स्टीम इंजन बोला जाता था, वो भी हीट से रिलेटेड ही है। तो ऐसा जो भी रिलेशन है वो सब के सब आता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में। ठीक है, पुराने टाइम पे ये भी बोला जाता था कि थर्मोडायनेमिक्स और जो मैकेनिक्स है वो दोनों एक ही से रिलेटेड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स एक अलग टॉपिक है पूरा का पूरा, और मैकेनिक्स एक अलग टॉपिक है। मैकेनिक्स में हम लोग मैकेनिकल चीज़ों के बारे में समझते हैं कि कोई भी जब चीज़ें मूवमेंट करती हैं या फिर क्या उसमें लोड पड़ रहा है, ऐसी जो मैकेनिकल चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमको, उस पर बात करते हैं। पर थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? आपका मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करता है, पर मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करता है, ना कि माइक्रो पे काम करता है। इसका एक स्पेसिफिक रीज़न ये था कि जब थर्मोडायनेमिक्स की खोज की गई थी, जब उस पर काम किया गया था, तब माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बारे में पता ही नहीं था लोगों को। तो इसीलिए उसको मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पार्टिकल्स के बारे में ही बात करता है थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स के हीट, जो आपका हीट का जो फ्लो है या जो हीट है पार्टिकल्स में, उसके बारे में बताता है। और उसी के ऊपर में आपका डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ रहा होगा। थर्मोडायनेमिक, अब इसमें थर्मो मतलब समझ में आ गया है कि ये हीट से रिलेटेड कुछ है। अब डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब कि चेंज। दो चीजें होती है, हम लोग पढ़े थे इसको काइनेमैटिक्स में भी, स्टैटिक एंड डायनेमिक, और बीच में आता था काइनेमैटिक। ठीक है, आपको मैंने शायद बताया था स्टैटिक, काइनेमैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक मतलब रुका हुआ चीज, काइनेमैटिक मतलब कि जो चलने वाला चीजें हैं उसमें, और डायनेमिक मतलब टोटली फ्लो जो में है। तो वो जो फ्लो रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक क्या निकल के आया हमारे पास में? हीट का जो फ्लो है उसके कारण क्या हो रहा है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। अब वो जो हीट का फ्लो होता है उसके कारण कुछ चीजें चेंज होती है, कुछ वेरिएबल्स चेंज होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक को कुछ वेरिएबल से रिलेट किया गया है। वो वेरिएबल्स क्या है? बहुत ही सिंपल से वेरिएबल है। पहला होता है प्रेशर, दूसरा होता है वॉल्यूम, और तीसरा होता है टेम्परेचर। ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके ऊपर में हमारा थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है। ठीक है, और इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में आपने इसके बारे में कुछ कुछ पढ़ा है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। इसमें P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, और T आपका टेम्परेचर है, म्यू और R आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो कितने नंबर ऑफ मोल से वो म्यू बन जाता है, और R तो रियल गैस कांस्टेंट होता ही है। तो ये तीन चीज आप पहले भी कुछ कुछ सुन चुके हैं, अब इसको हम और थरोली पढ़ेंगे इस पे। ठीक है, ठीक। तो अब थर्मोडायनेमिक्स सब क्लियर हो रहा होगा। अब हमको पढ़ना है इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल्स बताता हूं, उसके थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हमको दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल से डायग्राम है, देखिए। ये एक टोटली इंसुलेटेड एक कंटेनर हम ले लेते हैं, और इसके अंदर में हम लोग दो कंटेनर एक्स्ट्रा लेंगे हम। ये टोटली इंसुलेटेड है बाहर से, बाहर के एटमॉस्फेयर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद एक कंटेनर बनाया गया, और इस कंटेनर को एक यहाँ बीच में एक वॉल लगा दिया गया। क्या किया गया? एक वॉल लगा दी है इसके बीच में। ये जो हिस्सा मिला हमको, इसको आप ए मान लीजिए, और ये हिस्सा मिला हमको, इसको आप बी मान लीजिए। अब ये वॉल का ही सबसे बड़ा यहाँ पास में खेल है। ठीक है, तो ये वॉल है, इसको मैं इस टाइप से डिजाइन कर देता हूँ। देखिए, सिंगल लकीरों से।
तो सिंगल लकीर का मतलब हम एग्जाम्पल मान के चलेंगे कि ये वॉल जो है ये एक इंसुलेटिंग वॉल है। इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेटिंग का टॉपिक अभी भी वही है, ठीक है। इंसुलेटिंग मतलब क्या कि इंसुलेट कर देना, मतलब कि इधर का चीज उधर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो चाहे किसी भी चीज की बात हो, ठीक है। तो इंसुलेटिंग वॉल को बोलते क्या है, इस कंटेक्स्ट में हम लोग इसको बोलेंगे एडियाबेटिक। क्या बोलेंगे इसको, एडियाबेटिक वॉल। तो एडियाबेटिक वॉल क्या होता है, इंसुलेटिंग वॉल होता है, ठीक है। अब ये इंसुलेट का मतलब देखिए, अब ये कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स थे और इसका कुछ टेम्परेचर था, और ये पार्टिकल्स थे इसका कुछ टेम्परेचर था, और ये दोनों ए और बी जो सिस्टम मिला है इसका टेम्परेचर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। टेम्परेचर अलग अलग होने से क्या होगा, टेम्परेचर अलग अलग होने से इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हम लोग पढ़ चुके पहले भी कि अलग होने से हीट का ट्रांसफर होता है हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ में, ठीक। बट यहाँ बीच में एक एडियाबेटिक वॉल है जो कि इसको इंसुलेट करता है और हीट को फ्लो होने नहीं देता है। अगर आपको ये एडियाबेटिक वॉल बनाना है, बहुत ही सिंपल सा थर्माकोल ले आइए। इसका यूज़ हम लोग बहुत जगहों में करते भी हैं, जितने भी छत होता है उसको इंसुलेट किया जाता है आपका थर्माकोल से, या सीलिंग फॉल बनाया जाता है उसको, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बाहर की हीट अंदर नहीं आ पाती है, तो वो इंसुलेटिंग है, वो एक एडियाबेटिक वॉल है। अब ये एडियाबेटिक वॉल क्या कर रहा है कि इन दोनों को अलग अलग इंसुलेट कर रहा है, जिसके कारण हीट फ्लो नहीं हो रहा है, और इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर जो है वो अलग अलग है, मान लीजिए ऐसा। तो ये जो एडियाबेटिक वॉल है ये मूवेबल है। क्या है ये, मूवेबल है, ठीक है। मतलब इसको हम इधर उधर खिसका सकते हैं, मूव कर सकते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल हेल्प के कारण। अब ऐसा हम कुछ भी कर सकते हैं इस पे, ठीक। अब ये मूवेबल है तो इससे होता क्या है कि अगर इसका टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है, तो करना क्या है, इस पे करना ये है कि इसको ऐसा मूव करे कि इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है क्या है, पहला का फिजिकल क्वांटिटी है PA और VA और TA। दूसरे का फिजिकल क्वांटिटी है PV, VB और TB। तो इसको ऐसा मूव करना है कि इसका ये वाला जो पार्ट है TA और TB ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। फिर समझिएगा, थर्मल जो रिलेटेड है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं जो कि हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। टेम्परेचर आया है यहाँ पास में, तो टेम्परेचर जो है वो इक्वल होना चाहिए। इसके लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी में चेंज किया जा सकता है। तो इसको जब मूव करेंगे तो ये पार्टिकल, मान लीजिए कि इसको मैंने इधर लेफ्ट साइड में मूव किया, तो होगा क्या, इससे होगा ये कि जब इसको मैंने इधर मूव किया तो इधर के पार्टिकल्स का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम करने से इनको कम जगह मिलेगी वाइब्रेट होने के लिए और इनका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज होने से इसका टेम्परेचर राइज हो सकता है। या फिर इसको मैं इधर भी मूव कर सकता हूं, तो इधर का टेम्परेचर राइज करने के लिए मेरे को इसका प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको ऐसा मूव करना है कि इसका इतना ही प्रेशर बढ़े या घटे जिससे ये कंटेनर A और कंटेनर B का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाए। जब ऐसा होगा तब ये दोनों कंटेनर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। ओके है, ठीक। तो यहां पास में क्या फिजिकल क्वांटिटी में चेंज किए थे हम लोग, PA और VA में चेंज किए थे, जिससे हमारा ये वाली फिजिकल क्वांटिटी बराबर हो गई। अब इसी को एक अलग तरीके से भी किया जाता है, इसको समझिए। थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है, मतलब कि टेम्परेचर को हमको बराबर करना है। टेम्परेचर का बराबर होने से जो हीट का फ्लो है वो बंद हो जाता है, और जब हीट का फ्लो बंद हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके है, ठीक। सेम कंटेनर हम लोग ले लिए इस बार भी, और इस कंटेनर को हम लोग फिर से यहां पास में एक वॉल लगा दिए हैं, और इसको मैंने डबल क्रॉस किया है डिफरेंस को समझने के लिए। और इस वाले कंटेनर को हम बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल। तो थर्मोडायनेमिक्स के कंटेक्स्ट में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं
डायाथर्मिक वॉल। तो डायाथर्मिक वॉल या कंडक्टिंग वॉल का मतलब नाम से पता चला, कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट होगा वो। तो इसमें होगा क्या कि ये कंटेनर में मान लीजिए कि ए वाला पार्टिकल है और ये वाले में बी वाला कंटेनर है, ठीक है। अब ये बाहर से इंसुलेट है, इसको हम लोग कंडक्टिंग वॉल से लगा दिए हैं। तो होगा क्या, इससे होगा ये कि इसकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं पीए, वीए और टीए, और ये है पीए, पीबी, वीबी और टीबी, ठीक है। इसमें क्या किए थे हम लोग, इसकी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर रहे थे पीए और वीए को, जिसके कारण ये टीए और टीबी बराबर हो जाए। पर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या करना है हमको कि ये जो वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल ही आधा काम करेगा। ये काम क्या करेगा कि मान लीजिए कि इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। एक एग्जांपल ले लीजिए कि TA का टेम्परेचर ज्यादा है TB से, ठीक है, और थर्मल इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आना है। तो क्या होगा कि ये कंडक्टिंग वॉल क्या करेगा, इसका हीट को इसमें फ्लो होने देगा। कब तक फ्लो होने देगा, मतलब देखिए इसका हीट इधर से फ्लो हो जाएगा ऐसे, क्योंकि ये कंडक्टिंग वॉल है तो ये आराम से हीट को फ्लो होने दे देगा, ठीक है। अब जब ये हीट को फ्लो होने देगा तो ये कब तक फ्लो होगा, ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि TA जो है वो TB के बराबर ना हो जाए विदाउट एनी चेंज ऑफ PA एंड VA एंड PB और VB। तो इसमें इसके कंटेनर की जो साइज या प्रेशर या वॉल्यूम है उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा हमको। तो होगा क्या इसमें ऑटोमेटिकली देखिए इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा। कैसे, जब इसका हीट इधर से ट्रांसफर होगा तो इसका प्रेशर जो हाई था वो ऑटोमेटिकली कम होना चालू हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब बनी बनाई बात है कि जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा प्रेशर आपको मिलने वाला है किसी भी चीज में। तो इसका देखिए ऑटोमेटिक हीट ट्रांसफर ड्यू टू दिस कंडक्टिंग वॉल, और इसका हीट इधर ट्रांसफर होगा तो इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, दोनों का जो टेम्परेचर है वो आपको बराबर मिलेगा। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो इस स्टेट को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दोनों में देखिए अलग अलग चीजें हैं, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं और इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको समझिएगा आप। इस पे क्या किया क्या था, हमको इस पे वर्क डन करना पड़ा था, वर्क डन। अभी हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में क्या फर्क है। इस पे हमको इसको वर्क डन करना पड़ा था, मतलब इसको हमको इधर उधर मूव करना पड़ा था। इस पे हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा है। इस पे क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसमें हीट का एक्सचेंज हुआ है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, हीट और वर्क डन का जो यूनिट है वो एक ही है, पर दोनों के दोनों अलग अलग चीजें हैं एकदम। जब मैकेनिकली कोई चीज वर्क होता है, कोई काम होता है, तो उसे वर्क डन के अंदर में लिया जाता है। और जब ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो ट्रांसफर हो रहा है हीट का, उसको हम लोग हीट बोलते हैं। वो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, पर वो वर्क डन के अंदर में नहीं आएगा, वो आएगा हीट के अंदर में, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये हीट क्या है। भी हीट मतलब टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण जो फ्लो मिलेगा हमको एनर्जी का, वो हीट के अंदर में आता है। ओके है। तो कब होगा थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि दोनों के दोनों का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जब बराबर हो जाए तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में चले जाता है। और उसके बाद कोई भी नो हीट फ्लोइंग फ्रॉम A to B, मतलब कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा ए से बी की तरफ। ए से बी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि TA का टेम्परेचर ज्यादा था TB से, इसीलिए, ठीक है। कोई भी फ्लो होना बंद हो जाए तो वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच चुका है उस पॉइंट पे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम का ही बाद में इसको और डिटेल में समझा गया और इसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोला गया। एक्चुअल में इसको जीरोथ क्यों बोलते हैं, जीरोथ का मतलब ये है, जीरो मतलब कि फर्स्ट और सेकंड जो थर्मोडायनेमिक लॉ था हमारा, टोटल 3 ही है, तो वो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड जो था उसके बाद में जीरो आया। और उसके बाद इसको अब आगे थर्ड नहीं बनाना था क्योंकि इसका कंटेक्स्ट जो था वो पहले रखना था इसको, तो इसको नाम रख दिया गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो चलिए समझते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, उसको भी इसी वॉल के हिसाब से ही समझेंगे।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, रिलेशन आपका थर्मल इक्विलिब्रियम से ही है। ठीक है, तो चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो मैंने इसका पीडीएफ नोट्स बनाया हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके है, ठीक। तो अगला क्या हमारा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको भी हम लोग किस तरीके से समझेंगे, इसको भी हम लोग कुछ कंटेनर बना के समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, देखिए क्या करना है इसको हमको। मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर का नाम सी रख दिया है मैंने, और यहाँ पास में मैंने एक वॉल बनाया और देखिए सिंगल लकीर बनाया मैंने। ठीक है, तो सिंगल के जगह इसको डबल कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये डबल है, इसका मतलब क्या है कि ये एक कंडक्टिंग वॉल है, और इसके नीचे एक दो कंटेनर और रख दिया मैंने, और यहाँ पास में इसको सिंगल से डिनोट किया हम। इसका मतलब है कि ये एक एडियाबैटिक वॉल है। ठीक है, ये एक एडियाबैटिक वॉल है और यहाँ पास में एक कंडक्टिंग वॉल आप बना लीजिए, और ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब सभी में अलग अलग पार्टिकल आप ले लीजिए, और ए और बी का जो टेम्परेचर है वो अलग है और सी का जो टेम्परेचर है वो अलग है। इसको आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, ए बी और सी का तीनों का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, अब ये ए और बी जो है वो इस वाले वॉल से कनेक्टेड है, ये एक कंडक्टिंग वॉल है, मतलब कि डायाथर्मिक वॉल है। क्या है, ये एक डायाथर्मिक वॉल है। डायाथर्मिक वॉल के कारण इसमें से हीट इधर ट्रांसफर होगा। क्या होगा, इधर ये हीट का ट्रांसफर आपको मिला, तो ए से सी की तरफ हीट ट्रांसफर हुआ, बी से सी की तरफ हीट ट्रांसफर होना चालू हो चुका है अब ड्यू टू दिस डायाथर्मिक वॉल। तो इससे कब तक ये हीट ट्रांसफर होगा, तब तक होगा जब तक कि टी ए जो है वो टी सी के बराबर ना पहुंच जाए, मतलब ये दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच जाए। सेकंड, टी बी जो है वो टी सी के बराबर ना पहुंच जाए, मतलब बी वाला भी सी के बराबर ना पहुंच जाए, तब तक ये हीट ट्रांसफर होगा। तो ये दोनों के दोनों अब थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुके हैं। अब इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक कहां पास में आता है, इसको समझिए। अब ये वाला इसके इक्विलिब्रियम में आ चुका है, ये वाला इसके इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब क्या किया गया, एक और डायग्राम बनाते हैं। देखिए, फिर से कंटेनर सी लीजिए और इसके वॉल को आप क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। इस टाइम पे क्या किया गया था, इसको कंडक्टिंग वॉल लिया गया था, इसको अब आप एडियाबैटिक वॉल से चेंज कर दीजिए। तो इसको आप इससे सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं हम, और ये आपका एडियाबैटिक वॉल है। ठीक है, और यहां पास में एक कंटेनर लिया गया फिर से, और इस कंटेनर को ए और ये कंटेनर बी से डिनोट कर दीजिए। और ये हो गया आपका सी कंटेनर। अब देखिए, ये एडियाबैटिक है और यहां पास में जो हम एडियाबैटिक लगाए थे, इसके जगह में इसको क्या कर दीजिए, डायाथर्मिक से चेंज कर दीजिए। डायाथर्मिक वॉल। ठीक है, अभी समझिएगा इसको ऐसा क्यों किया गया था, इस एक्सपेरिमेंट को। अब इसके पार्टिकल, इसके पार्टिकल, इसके पार्टिकल, अब देखिए इस पहले वाले कंडीशन में क्या किया गया था, इसका हीट यहां ट्रांसफर, उसका हीट यहां ट्रांसफर हो, टी ए जो टी सी के बराबर हो गया, टी बी जो टी सी के बराबर हो गया था। अब इसको यहां से एडियाबैटिक करने के कारण ये सी वाला जो हो गया वो सेपरेट हो गया ए और बी से। ठीक है, अब ये सी वाला जब सेपरेट हो चुका है तो टी ए का कुछ टेम्परेचर है और टी बी का कुछ टेम्परेचर है।
क्योंकि यहाँ बस में एडियाबेटिक के कारण इन दोनों अपने आजू बाजू हीट ट्रांसफर नहीं किए थे। बट होगा क्या कि यहाँ पास में जब डायथर्मिक वॉल लगाया जाएगा तो आप इसको सोच रहे होंगे कि यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा आजू बाजू में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए कि TA जो है वो TC के बराबर है और TB जो है वो TC के बराबर है, और इन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ और ये दोनों का जो टेम्परेचर था वो TA और TB बराबर हुआ। हमने यहाँ पास में डायथर्मिक वॉल लगाया पर हीट का फ्लो ही नहीं मिला हमको। ऐसा इसलिए हुआ कि A वाला अपने सराउंडिंग के C के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर चुका था, B वाला भी अपने सराउंडिंग में थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ कंडीशन कर चुका था, और जब इसको एडियाबेटिक से इसको सेपरेट किया गया तो ये तब तक किया था जब तक ये इसके बराबर ना हो जाए, और इसको सेपरेट करने के बाद में देखा गया कि T और ये C को हटा दिया जाए तो T और TB दोनों बराबर हो जाता है, और इसीलिए हमको T और TB दोनों बराबर मिला, और यही कारण है नो फ्लो ऑफ हीट। और ये जो फ्लो ऑफ हीट नहीं मिला हमको, यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ये बताता है कि कहीं पास में भी कोई सिस्टम में अगर टेम्परेचर दोनों के दोनों बराबर है, इसका मतलब ये है कि कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा। और ये किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है? ये आपका टेम्परेचर के फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर एक 7 फंडामेंटल यूनिट का बेसिक यूनिट माना जाता है, ठीक है। टोटल 7 फंडामेंटल ऑफ यूनिट होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, तो उनमें से एक है आपका टेम्परेचर, और इसी फिजिकल क्वांटिटी पे आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड है। ओके है, ठीक। तो आई होप आपको भी ये समझ में आ रहा होगा। इसकी थ्योरेटिकल पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन के नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिखने की जरूरत नहीं है, मेन बेसिक कंसेप्ट को आप समझिए, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें है आपका हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, या फिर वर्क समझ सकते हैं। तो हीट और वर्क के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके हैं, अब इंटरनल एनर्जी के बारे में जानेंगे और फिर वर्क और हीट को एक और एक्सपेरिमेंट है उसके द्वारा समझेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमारा है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो इसके दो चीजें आप समझ चुके हैं थोड़ा थोड़ा, हीट और वर्क, और अब समझते हैं इंटरनल एनर्जी। तो मैं आपको एक एक करके चीजों को बताता हूं। सबसे पहले हम लोग इंटरनल एनर्जी को समझते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। तो इसको एक लाइन में हम समझते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का, समझ लीजिए कि हमारे पास में ये सिस्टम है और इस सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स है यहाँ पास में, ठीक है। अब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है? इसकी इंटरनल एनर्जी ये है कि ये पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट पे रहते हैं। हमको मालूम है कि कोई भी पार्टिकल स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं रहता है, तो ये पार्टिकल हमेशा मूवमेंट में रहेंगे, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल मूवमेंट पे रहेंगे तो इनके पास में एक एनर्जी रहेगी, वो है काइनेटिक एनर्जी। ओके है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। प्लस ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अपने एक दूसरे के ऊपर में मॉलिक्यूलर लेवल पे फोर्स बनाते हैं, एक दूसरे के जोड़े रखते हैं, क्योंकि एक दूसरे से इसको डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। तो अब ये मॉलिक्यूलर लेवल में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी रहती है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इन दोनों के डिस्टेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये दोनों के डिस्टेंस को मेंटेन रखता है, वो क्या है, पोटेंशियल। अब जब ये फ्लो में है तो इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग डिटेल में एक अलग से चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के ऊपर में, उसमें हम लोग ज़्यादा अच्छे से और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो टेंशन मत लीजिएगा, कहीं नहीं जाने वाला है टॉपिक, इसके ऊपर हम और पढ़ने वाले। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं। नॉर्मली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को जमीन से ऐसे उठाया जाए तो इसकी कुछ हाइट होगी, जिसको हम mgh के फॉर्म में लिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पर ऐसा अलग अलग कंटेक्स्ट में इसको अलग अलग तरीके से समझा जाता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि कोई सिस्टम है तो
अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाए, मान लीजिए कि हमारे पास में रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड लेवल है और वहाँ से कोई चीज़ को उठाया जाए, तो जो क्या करेगा, ये आपका ज़मीन से उठेगा और ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण ये अपने आप को इसको फिर से पुल करने की कोशिश करेगा और इसके कारण ये दोनों बीच में एक एनर्जी जनरेट होगा जो कि हम दिए हैं इसको, और वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। इसको हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पे। आपका पहला ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक पे पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में, तो उस पर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल मतलब कि आपके कोई भी पार्टिकल के पास में कितनी एनर्जी है, पार्टिकल के पास में कितनी एनर्जी है, क्योंकि हर पार्टिकल के पास में कुछ ना कुछ एनर्जी खुद की होती है। वो मूवमेंट ले रहा है वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो एनर्जी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में होता है। तो देखिए फ्लो हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, हीट है तो वो भी एक हीट भी क्या है, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण जो फ्लो मिल रहा है वो भी काइनेटिक एनर्जी है, वो भी एक हीट के फॉर्म में हमको मिल जाता है, उसमें से हीट निकलना चालू हो जाता है। पोटेंशियल क्या है, कोई भी जब सिस्टम ऐसे रखा रहता है तो इसकी क्या एबिलिटी है, इसके पास में कितनी एनर्जी, क्योंकि आइंस्टीन ने इसको बाद में बताया भी था कि जो मास है, मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसके पास में मास है तो मतलब ये कुछ न कुछ अपने अंदर में एनर्जी जरूर रखता होगा। आप उसको ऐसा बोल भी सकते हैं कि वो जरूर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, मतलब अपने अंदर स्टोर करके रखा है वो एनर्जी को इतनी, और जब ये किसी के साथ हिट होगा या कुछ भी होगा तो ये अपने अंदर से कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी को, ओके है। तो जब ये दोनों का मिक्सिंग मिलता है हमको, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज, तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम भी आप बोल सकते हैं इसको, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, अकेले काइनेटिक नहीं है। अगर समझ लीजिए कि ऐसा हो जाए कि ये पार्टिकल स्टेशनरी पोजीशन पे आ रहा है खाली और इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो क्या होगा कि ये इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अगर मान लीजिए खाली ये मूवमेंट में अगर है, तब इसको बोल सकते हैं कि ये प्योरली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, ओके है, ठीक। तो पर जनरली देखा जाए, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में देखा जाए तो आपको ऐसा नहीं मिलने वाला। कोई भी पार्टिकल कभी भी एक स्टेशनरी पॉइंट पे नहीं रुकता है, ठीक है। कभी भी हमेशा वो वाइब्रेशन और इसके फॉर्म में ही मिलता है आपको। बाद में काइनेटिक एनर्जी की थ्योरी में आपको ये भी मिलेगा कि कोई भी पार्टिकल जो है वो एक ट्रांसलेटरी मोशन पे नहीं होता, मतलब एक सीधा सीधा वो नहीं जाता है, वो बल्कि रोटेशनल, मतलब घूमता भी है, रोटेट भी करता है, प्लस वाइब्रेट भी करता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी होता है। इसके बारे में कुछ कुछ आप जानते भी होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितना आप पढ़ेंगे डिटेल में उतना आपको डिटेल में समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा चीजें। तो कभी भी कोई टॉपिक को जब बताया जाता है, ठीक है, जैसे अभी हम इंटरनल एनर्जी के बारे में खाली पढ़ रहे हैं, तो आपको एक लिमिटेड दायरा से ही बताया जाता है कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिक्स किया जाएगा तो वो एक इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में बन जाएगा, पर हम उसकी डेप्थ में नहीं चले जाते हैं। इससे क्या होता है, मिसकंसेप्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि हम ठीक है ये ऐसा है तो वाइब्रेट भी हो रहा होगा तो उसके कारण भी कुछ एनर्जी जनरेट हो रहा होगा, या फिर एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से टकराता होगा अगर वाइब्रेट करते टाइम ऐसा हो सकता है तो ये अपनी एनर्जी इसको देता होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या होता होगा। इतना डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे इस पर, ठीक है। हमको क्या समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि ये अंदर में कितना पोटेंशियल एनर्जी को एक्वायर्ड करके रखा हुआ है, मतलब इसके पास में कितनी एनर्जी है एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जब ये फ्लो करेगा तो इसमें क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को, जो पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर में रखा है, ये अपनी एनर्जी को जरूर रिलीज करेगा और वो ऐसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होते जाएगा, ठीक है। ठीक, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी के फॉर्म में आप बोलते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में बोला जाता है इसको, ठीक है। ठीक, तो इसको जो इंटरनल एनर्जी इसको डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। किससे करेंगे, कैपिटल यू। तो कैपिटल यू ये बताता है कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है। अब समझते हैं हीट और वर्क को। इसके लिए एक डायग्राम समझते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर बना लेते हैं और ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस कंटेनर को एक ये वॉल से ऐसे पैक कर देंगे, ठीक है।
और ये एक एडियाबैटिक वॉल होगा। क्या होगा? ये एक एडियाबैटिक वॉल होगा, जिसके कारण इसमें से हीट बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसको एक यहां रॉड से ऐसे कनेक्ट करके यहां एक व्हील लगा देते हैं, और यहां पास में भी एक व्हील लगा देते हैं, और यहां पास में इसको कुछ वेट दे देते हैं। इसके अंदर में पार्टिकल्स हैं, और यहां नीचे में फायर लगा देते हैं। ऊपर वाला अलग है, पर ये तो एक यहां से हम इसको हीट दे सकते हैं। इसको ऐसा बनाया जा रहा है, कंडक्टिंग टाइप का बनाया जा रहा है कि जिससे हम इसको हीट दे पाए। ठीक है, अब इस पे होना क्या है समझिए। इसको ये फायर है ना जो हीट एनर्जी देगा। अभी देखिए क्या करना है इस पे। हीट और वर्क कैसे अलग अलग चीजें हैं इसको हम समझते हैं। अगर इसके वेट के कारण ये जो वॉल है, ये वॉल अगर ऊपर चला जाता है तो इसके अंदर का जो पार्टिकल्स है उसको एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगा। एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगा मतलब इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। वॉल्यूम में चेंज आएगा और ये पार्टिकल्स जो होंगे ये फोर्स लगाएंगे इसको ऊपर की तरफ में। कोई भी पार्टिकल जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो वो परपेंडिकुलर लगाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एरिया। फॉर्मूला आपने जानते होंगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यही है। तो फोर्स जो लगेगा वो परपेंडिकुलर लगेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसके वेट के कारण ये ऊपर चला गया, या इसके पार्टिकल के प्रेशर के कारण ये ऊपर चला गया होगा। तो इस पे मैकेनिकली वर्क हुआ है, मतलब किसने किया? इसने किया है। तो वर्क डन कैसे बोलेंगे इसमें? फिर जो वर्क हुआ है, वर्क डन बाय द पार्टिकल ऑन द वॉल। इसको आप वॉल मान लीजिए, ऑन द वॉल। ओके है, वर्क डन बाय द पार्टिकल ऑन द वॉल। तो ये वॉल में मूवमेंट आया तो जरूर ये वर्क डन का खेल है यहाँ पास में। तो वर्क डन के लिए बहुत से रेफरेंस बुक में एक डेरिवेशन भी सॉल्व कर दिया जाता है। उसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए कैसा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ये स्मॉल वर्क डन है हमारा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये वॉल समझ लीजिए कि नीचे था और इसके प्रेशर के कारण इस पॉइंट पे चला गया होगा, तो इन दोनों के बीच में ये dx का मोमेंट आया, वो है dx। फोर्स इसके द्वारा लग सकता है, तो ये हो गया फोर्स। ठीक है, जब इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे डेल डब्ल्यू और इसका बनेंगे फोर्स डॉट dx। ठीक है, तो dx में जो मूवमेंट आया इसके कारण वॉल्यूम में चेंज आया होगा, और इसको आप डिनोट कर सकते हैं v2 और v1 से। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो इसको आप समझ सकते हैं फोर्स इक्वल टू, देखिए प्रेशर डॉट एरिया निकल के आता है यहाँ पास में, तो v2 v1। फोर्स को आप लिख सकते हैं प्रेशर डॉट एरिया डॉट dx, और ये आपका चेंज हो जाएगा p प्रेशर ऐसे रहेगा, और एरिया डॉट dx, एरिया डॉट dx क्या बन जाता है? वॉल्यूम बन जाता है। और ये v2 अपॉन v1, और बाद में ये इसमें चेंज इसमें लिख सकते हैं, और ये आपका v2 माइनस v1, मतलब जो भी वॉल्यूम में चेंज आया होगा, या फिर टोटल वॉल्यूम जो भी इसका होगा। अगर इसको यहाँ पास में नहीं लिखें तब भी ये इस टाइप से कुछ आपको दिखाई देगा। इसको आप v भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो p डॉट v आपको मिलता है यहाँ पास में, और ये टोटल वर्क डन कहलाता है। टोटल आपका जो भी वॉल्यूम आपको मिलेगा। अब यही वर्क डन को हम उल्टा भी कर सकते हैं। क्या करें कि अगर ये वॉल जो है, ये वॉल अगर इस वाले पार्टिकल्स पे प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा? तो देखिए इस पे क्या होगा कि ये जो वॉल है इस पार्टिकल पे प्रेशर लगाएगा, तो अब ये देखिए इस टाइप से दिखाई देगा। ये कुछ प्रेशर फोर्स ऐसे लगा रहा है, इसी कारण ये वॉल जो है पहले इस पोजीशन पे था और ये अब इस पोजीशन पे आ चुका है, और ये आपका मिला आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx। ठीक है, तो इस पे क्या होगा कि ये इस वाले पे अब वर्क डन कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस वॉल, क्योंकि ये वॉल जो है ये डिस्प्लेस हो रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो जब मूवमेंट होगा वॉल पे, तो जो वॉल पे जो मूवमेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल पे मूवमेंट जो होगा वो होगा हमारा वर्क। ओके है, तो ये वर्क आपको क्लियर हो रहा होगा। अब समझते हैं हीट। हीट में क्या किया गया है कि यहाँ नीचे से इस पे फायर जलाया गया। ठीक है, इस फायर के कारण क्या हुआ कि इस फायर के कारण इसका टेम्परेचर हाई हो और इसका टेम्परेचर अभी लो है। तो ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है, तो इसके कारण यहां से हीट फ्लो होना चालू हुआ
और ये इसको कोशिश करेगा कि ये इसके टेम्परेचर तक पहुंचे। फिर समझिएगा, जब ये हीट में डिफरेंस आया, ये हाई है ये लो है, तो ये अपने हीट को इसको देना चालू किया, इसके अंदर के एक पार्टिकल को देना चालू किया। और कब तक देते जाएगा? तब तक देगा जब तक कि इसके पार्टिकल के जो टेम्परेचर है दोनों मेंटेन ना हो जाता, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना पहुंच पाए। और इसी को बोलते हैं हीट। हीट क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी कब होता है? जब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। क्या आता है? टेम्परेचर में डिफरेंस। ओके है, तो हीट और वर्क भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इंटरनल एनर्जी तो बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, इसको आपने बहुत जगह में देखा भी होगा। मान लीजिए कि आप एक कंटेनर लिए हैं और उस कंटेनर में कुछ पानी ले लिए, मतलब बर्तन ले लिए, पानी ले लीजिए उसमें, और उसको आप गैस के ऊपर चढ़ा दीजिए। नीचे से आपका हीट मिलना चालू हुआ गैस के कारण, और उसका डिफरेंस आपको कहाँ दिखाई देगा? आपके पानी में दिखाई देगा। तो पानी उबलेगा क्यों? पानी का जो टेम्परेचर वो चेंज क्यों होगा? होता क्या होगा कि नीचे का जो गैस है जब उसको चालू किए तो उसका कुछ टेम्परेचर है, फ्लेमेबल है वो, तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा? नीचे का जो टेम्परेचर है और पानी का टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा। तो टेम्परेचर का डिफरेंस होने के कारण जो हीट आपका गैस से निकल रहा था, जो जल रहा था, वो अपनी हीट को पानी को देगा, और तब तक देगा जब तक कि दोनों बैलेंस ना हो जाए। वो देते जाएगा। अब इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि तब तक देगा जब तक कि बैलेंस ना हो जाए, पर एक टाइम के बाद पानी क्या करेगा? अपने स्टेट को ही चेंज कर देता है। क्या करेगा? अपने स्टेट को ही चेंज कर देगा। तो ये अपने आप को कोशिश तो किया कि थर्मल इक्विलिब्रियम तक लेके आऊं वाटर को नीचे वाले टेम्परेचर के मुकाबले, पर वो लेके नहीं आ पाया और वो अपने स्टेट को चेंज कर दिया। इसके कारण क्या होगा? कंटिन्यूसली ये इसको हीट देता जाएगा, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा कंपेयर टू वाटर के मुकाबले, और वो अपने कंटिन्यूसली स्टेट को चेंज करता जाएगा और पानी हमारा गर्म हो जाता है। तो पानी जब भी गर्म करिए तो देखिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर ना जाए, और वो उबल के बहुत लोग क्या करते हैं कि और गर्म कर देते हैं। इससे होता सिर्फ ये है कि स्टेट चेंज होता है, पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 के 100 ही रहता है। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, इससे आपका गैस बच सकता है। ठीक है, तो आप फ्रीज का यूज करके आप थोड़ा बहुत गैस भी बचा सकते हैं। ठीक, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो इंटरनल एनर्जी होता है ये किसी भी एक स्टेट के ऊपर में रहता है, ना कि चेंज ऑफ स्टेट के ऊपर रहता है। मतलब अगर ये सिस्टम लिया गया है, इसके अंदर के पार्टिकल का डिस्टेंस और इसके पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी में रखे गए हैं, तो ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर में ही काम करता है। इसके स्टेट के चेंज होने से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। स्टेट का चेंज होना मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, इससे इसकी इंटरनल एनर्जी अलग अलग नहीं देखा जाता। इंटरनल एनर्जी कब देखा जाता है? एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही सिर्फ देखा जाता है। या तो ये सॉलिड पे है तब इसकी इंटरनल एनर्जी को चेक करेंगे, या तो ये लिक्विड में है तब इसकी इंटरनल एनर्जी को चेक करेंगे, या तो ये गैसेस फॉर्म में है तब इसकी इंटरनल एनर्जी को चेक करेंगे। ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही इंटरनल एनर्जी को चेक करना है। ठीक, तो ये वीडियो को अब यही क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जीरोथ लॉ, थर्मल इक्विलिब्रियम और हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। इसके अलावा भी मन में कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन तो आप ही के लिए है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर पहुंच पाए। और हमारे चैनल से आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, ये वीडियो पहली बार भी देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।